हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं एमजिली सर्वे कुमार गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। सभी को गुड मॉर्निंग। आई होप सभी लोग आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होंगी। आज की इस क्लास के अंदर, आज के इस लेक्चर के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि एसआईसी के लिए और नॉटसेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज के क्वेश्चंस में थोड़ा-सा मैं ट्रिकी लेके आया हूँ आपको और थोड़े से ट्रिकी होंगे, बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं होंगे, लेकिन आपको थोड़ा-सा दिमाग लगाने की इसमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होंगे और ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे। ट्रिकी इन द सेंस इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट छुपा होगा, आपको वो कॉन्सेप्ट ढूँढना है और उसका आंसर करना है। ठीक है बच्चों? तो एक-एक क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, ईज़ी क्वेश्चन्स हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होंगे और अंत तक बने रहना है ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे छूट ना पाए। आगे बात समझ में? तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और एक-एक क्वेश्चन को इजीली पढ़ें, इजीली उसका आंसर करना है, नहीं आएगा तो मैं आपको समझाऊँगा। अगर किसी को कोई डाउट होता है, तो हमारे सपोर्टिव नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं और हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है। आप व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके। आपको वहाँ पे भी क्वेश्चन आंसर्स करने का मौका मिलेगा और आंसर्स देने का मौका मिलेगा। ठीक है बच्चों, कोई भी डाउट होता है, आप ग्रुप के अंदर छोड़ दो अपना जो क्वेश्चन है, ठीक है? उसमें ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो आपका जो डाउट है वो क्लियर कर देंगे वो लोग। ठीक है बच्चों? और कोई भी तरह की कोई परेशानी होती है तो यू कैन कॉल मी, मैसेज मी एनी टाइम। आपके लिए हमेशा तत्पर हैं। ठीक है बच्चों? चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इजी क्वेश्चंस होंगे, पढ़ना है, समझना है, उसका आंसर देना है। ठीक है बच्चों? सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? A client with a diabetes mellitus, a client with a diabetes mellitus has a blood glucose level 644 मतलब 644 mg पर डीएल का उसका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसका इतना शुगर आ रही है। ठीक है? नर्स इंटरप्ट दैट द क्लाइंट इज मोस्ट एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग विच टाइप ऑफ एसिड इम्बैलेंस। कि भैया उसको कैसा एसिड इम्बैलेंस होने वाला है, मुझे आप बताएंगे कैसा उसको एसिड इम्बैलेंस होने वाला है। आंसर करेंगे बच्चों इसका कि कैसा उसका ब्लड जो ग्लूकोज लेवल है वो रहने वाला है। देखो, आप एक नर्सिंग ऑफिसर हो एम्स के अंदर, ठीक है? अब आपको जनरल सी बात समझनी है, इसके कॉन्सेप्ट है, उसको समझना है कि आपने देखा कि एक पेशेंट का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, वो 644 आ रहा है। कितना आ रहा है? 644। इसका मतलब कि ये बहुत ज़्यादा है। कितना होता है मैक्स टू मैक्स हमारा? लेस देन 200 mg पर डीएल। यही होता है नहीं होता है? अब लेकिन इसका कितना आ रहा है भैया कि 644 mg पर डीएल आ रहा है, मतलब ये बहुत ज्यादा है। डायबिटीज का पेशेंट है, आपको बता रखा है कि पेशेंट किसका है, डायबिटीज का पेशेंट है। अब मुझे आप एक कॉन्सेप्ट के बारे में समझना है, आप एक कॉन्सेप्ट के बारे में आपको याद आ जाएगा अगर आपने पढ़ा है तो। ठीक है? देखो, हमारी बॉडी के अंदर हमारी जो बॉडी होती है, या फिर हम कह सकते हैं जो ब्लड के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, इंसुलिन देखने को मिलता है। ठीक है? अब इंसुलिन नाम का ये जो इंसुलिन होता है, ये कहाँ से सीक्रेट होता है मेरे प्यारे बच्चों? ये बीटा सेल से सीक्रेट होता है। कहाँ से? बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास। पैंक्रियास से रिलीज होता है, बीटा सेल से रिलीज होता है। ठीक है? अब इंसुलिन तो वहां से रिलीज हो गया, इंसुलिन तो वहां से रिलीज हो गया। इंसुलिन का काम क्या होता है वो आप देखेंगे कि भैया इंसुलिन क्या काम करता है कि जो ब्लड में जो पड़ा ग्लूकोज है, मतलब कि ब्लड ग्लूकोज जो है उसको कहाँ करता है, ये सेल के अंदर भेजने का काम करता है। इंसुलिन पकड़ता है सेल ग्लूकोज को और सेल के अंदर डालने का काम करता है, क्योंकि सेल ही कंजप्शन करती हैं ग्लूकोज का। क्योंकि उनको काम करने के लिए, उनको एटीपीज बनाने के लिए, उनको एनर्जी बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? ग्लूकोज चाहिए होता है। तो खाने के लिए कुछ तो चाहिएगा उनको। भाई उनको भी तो पेट भरना है, सेल्स को भी तो अपना पेट भरना है। तो उनको भी खाने के लिए क्या चाहिए होता है? ग्लूकोज चाहिए होता है। और ये काम कौन करता है? ब्लड से ले जाने का काम कौन करता है सेल्स तक? इंसुलिन करता है भैया। अब भैया किसी की बॉडी के अंदर कोई कमी आ गई है, इंसुलिन नहीं है उसकी बॉडी के अंदर, तो ब्लड कहाँ पड़ा रहे, सॉरी, तो ग्लूकोज कहाँ पड़ा रहेगा मेरे प्यारे बच्चों? कि सर ग्लूकोज हमारे ब्लड के अंदर ही पड़ा रहेगा। और जब भी आप ब्लड टेस्ट करोगे तो ब्लड के अंदर आपको बढ़ा हुआ ग्लूकोज देखने को मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? कि सर बिल्कुल मिलेगा, ये बात आपने सत्य बता दी। ठीक है? आपने देखा कि इंसुलिन हमारी बॉडी में क्या करता है कि ब्लड में जो ग्लूकोज प्रेजेंट है उसको सेल्स तक ले जाने का काम करता है। ठीक है? अब जब सेल्स में ले जाने का काम कर रहा है तो मतलब कि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है वो कौन करता है?
इंसुलिन करता है। तो इंसुलिन इज अ रेगुलेटिंग हार्मोन फॉर द ग्लूकोज मेंटेनिंग हार्मोन। हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज को मेंटेन करने वाला कौन सा हार्मोन होता है, तो आपको बताना है कि सर इंसुलिन होता है। आ गई मेरी बात समझ में? मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई, यहाँ पे दो चीजें बताई हैं कि इंसुलिन का काम क्या होता है, कि ब्लड को ग्लूकोज को ले जाने का काम कौन करता है सेल्स तक, इंसुलिन करता है। अब सपोज दैट किसी की बॉडी के अंदर इंसुलिन की कमी आ गई है, अब इंसुलिन नहीं होगा तो वो ब्लड जो ग्लूकोज है वो ब्लड के अंदर ही पड़ा रहेगा, और जब भी आप टेस्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ब्लड का ग्लूकोज का लेवल जो बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है। अब अब क्या होगा कि भैया अब ये क्या होगा कि इंसुलिन की कमी आ गई है किसी की बॉडी के अंदर, आपने ग्लूकोज का आपने क्या किया, ग्लूकोज टेस्ट किया, तो उसका जो इंक्रीज आपको देखने को मिला, मिला या नहीं मिला? ठीक है। अब भैया जो सेल्स हैं वो तो भूखी रह जाएंगी, उसको भी तो जरूरत पड़ेगी, सेल्स को तो जरूरत पड़ेगी ना, सेल्स तो लगातार काम कर रही है हमारी, और लगातार काम करने के बाद उनको भूख तो लगेगी। अब भूख लगेगी तो उनके पास जितना ग्लूकोज होगा उसको तो वो खा लेगी, ठीक है। अब जब वो खा लेगी तो क्या करेगी बच्चों, वो तो खा लेगी, लेकिन उसके बाद उसको क्या करेगी, वो फैट को, हमारे फैट को खाना चालू कर देगी, वो हमारे फैट को खाना चालू कर देगी। और जब फैट खाती है, जब हमारी सेल्स क्या खाएगी कि भैया फैट खाएगी, क्या करेगी कि भैया फैट को तोड़ने का काम करती है, फैट को खाने का काम करती है, और जब भी फैट खाती है तो क्या निकालती है वो, और वो जब भी फैट खाती है तो क्या निकालती है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताएंगे। वो जब भी फैट खाएगी तो क्या करेगी, क्या करेगी, कीटोन बॉडीज निकालेगी। कैसी निकालेगी कि भैया कीटोन बॉडीज निकालेगी बॉडी से। जैसे आप ऑक्सीजन लेते हो, CO2 छोड़ते हो, जैसे आप ऑक्सीजन लेते हो और CO2 छोड़ते हो, वैसे ही क्या करेगी ये कि भैया फैट को खाएगी, और फैट को खा के कीटोन बॉडीज बनाएगी, और कौन सी कंडीशन हो जाएगी, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। क्या बोलते हैं इसको, डायबिटिस कीटो एसिडोसिस। देखो नाम से ही पता लग रहा है डायबिटीज कैसा हो जाएगा, एसिड वाला हो जाएगा। मतलब कि कीटोन बॉडीज कैसी होती हैं, एसिड वाली होती हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? मैंने आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया है, समझ में आ गया होगा। तो अब कंडीशन कैसी हो जाएगी भैया कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाली कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि रेस्पिरेटरी का यहाँ पे कोई काम नहीं है, रेस्पिरेटरी की बात हमने नहीं करी है, इसीलिए यहाँ पे CO2 की कोई बात नहीं हुई है, इसीलिए रेस्पिरेटरी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो मेटाबॉलिज्म का ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस पेशेंट को देखने को मिलेगा। आगे बात समझ में? ठीक है। मैंने आपको सिंपल सी कहानी बताई है, सिंपल सी कहानी कैसे बताई है कि इंसुलिन का काम क्या होता है, कि बच्चों इंसुलिन का काम क्या होता है, बताएंगे फटाफट से। इंसुलिन का काम कितना सा था, कि इंसुलिन का काम था कि ग्लूकोज को ट्रांसफर करता है, कहां से, ब्लड टू सेल। तो हम इसको क्या बोलते हैं, सो कॉल्ड इंसुलिन रेगुलेटिंग हार्मोन, सॉरी ग्लूकोज रेगुलेटिंग हार्मोन। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो इसको आपने क्या बोला, ग्लूकोज रेगुलेटिंग हार्मोन। आगे बात समझ में, किसी तरह का कोई डाउट यहां तक? चलिए बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, ठीक है। इंसुलिन का एक और काम होता है मेरे प्यारे बच्चों, इंसुलिन का एक और काम होता है, लगे लग्गा में मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल है वो भी। इंसुलिन का दूसरा काम कौन सा है भैया, इंसुलिन का दूसरा काम होता है, ये पोटेशियम को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। पोटेशियम को ट्रांसफर करने का काम करता है, कहां से, कि भैया ब्लड टू सेल। और पोटेशियम कैसा कैसा आयन होता है, इंट्रासेलुलर आयन होता है। इंट्रासेलुलर का मतलब होता है सेल्स के अंदर रहने वाला आयन कौन सा है, तो पोटेशियम होता है। तो पोटेशियम को ये भेजने का काम करता है। अगर आपके पास सपोज दैट इंसुलिन नहीं होगा, इंसुलिन नहीं होगा तो क्या क्या कंडीशन आपको राइज हो जाएंगी, एक तो आपका ब्लड के अंदर क्या क्या चीज बढ़ जाएगी, कि सैया पोटेशियम बढ़ जाएगा, और क्या बढ़ जाएगा, और क्या बढ़ेगा मेरे प्यारे लाल लालियों, और बढ़ेगा हमारा ग्लूकोज।
बढ़ेगा, ये दोनों चीजें आपको ब्लड के अंदर बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। ये एक खतरनाक कंडीशन होती है। आपका अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा है तो हमेशा आपका पोटेशियम लेवल भी बढ़ा ही होगा, इस बात का ध्यान रख लेना। ये दोनों पैरेलल चलती हैं, एक साथ चलती हैं। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या देते हैं बच्चों? इसके ट्रीटमेंट के लिए हम पेशेंट को इंसुलिन देते हैं। और इंसुलिन क्या देते हैं? इंसुलिन देते हैं। अब आप पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन दोगे तो वो क्या काम करेगा? वो पोटेशियम को तो सेल के अंदर ले जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ ग्लूकोज को भी ले जाएगा, और ग्लूकोज की मात्रा बॉडी के अंदर कम हो जाएगी, मतलब कि आपको हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। मिलेगी या नहीं मिलेगी? भैया आपने तो किस पर्पज से दिया कि पोटेशियम बढ़ा हुआ है बॉडी के अंदर, ठीक है। अब जब पोटेशियम बढ़ा हुआ है तो पोटेशियम डेंजर होता है, ब्लड के अंदर पोटेशियम रहेगा तो वो सेल्स के अंदर ही रहना है, ठीक है। अब जब पोटेशियम को आपने नॉर्मलाइज करने के लिए पेशेंट को इंसुलिन दिया है, तो पेशेंट को इंसुलिन देने के बाद क्या होगा? भाई इंसुलिन को क्या पता कि मुझे तो सिर्फ पोटेशियम ले जाना है, उसको तो दोनों चीज लेके जानी है, उसका तो काम है कि पोटेशियम को भी ले जाएगी और ग्लूकोज को भी ले जाएगा। तो पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा? कि सर हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? सर इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि इंसुलिन के साथ हम D50 भी देते हैं पेशेंट को। क्या देते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कि D50% भी देते हैं, मतलब कि डेक्सट्रोज 50% भी पेशेंट को देते हैं। तो इसको बोलते हैं GI ड्रिप। GI ड्रिप का मतलब होता है G फॉर ग्लूकोज, I फॉर इंसुलिन। तो ग्लूकोज इंसुलिन ड्रिप एक नाम का एक नाम होता है, एक टर्मिनोलॉजी होती है GI ड्रिप। तो आप जब नर्सिंग ऑफिसर बन जाओगे एम्स के अंदर तो आपको ये चीजें बहुत फेस करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। जब भी पोटेशियम बड़ा होता है तो हम पेशेंट को क्या देते हैं? GI ड्रिप देते हैं। आपको डॉक्टर बोलेगा कि इसको एक GI ड्रिप दे दो, इसको एक GI ड्रिप दे दो, तो आपको वो आना चाहिए कि GI ड्रिप क्या होती है। कि सर ग्लूकोज इंसुलिन ड्रिप होती है जिसके अंदर इंसुलिन होती है और D50 होता है। अब कितना कितना होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो काफी हॉस्पिटल्स के अंदर अलग मानते हैं, मैं एम्स के अंदर जो मानता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो एम्स के अंदर हम यूज करते हैं, और जो एम्स आपसे पूछेगा वही आपसे ही पूछेगा, ठीक है। देखो इंसुलिन तो हम लेते हैं 10 यूनिट्स। इंसुलिन की हम 10 यूनिट्स लेते हैं और D50 लेते हैं 50 ml। आगे बात समझ में? ये कभी भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है GI ड्रिप के अंदर कितना कंटेंट होता है, कितना कितना ml होता है। कि 50 ml तो हमारा डेक्सट्रोज होता है और 10 यूनिट्स हमारी इंसुलिन होती है, जो कि रेगुलर इंसुलिन होती है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई है? मैंने आपको 2-3 कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताए हैं, आप आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं आता है तो आप मेरे से वापस पूछ सकते हैं, वापस आप वीडियो को रिपीट करके देखें ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ए नर्स इज केयरिंग फॉर हॉस्पिटलाइज पेशेंट। एक नर्स है, एक नर्सिंग ऑफिसर है, जो कि हॉस्पिटलाइज इन्फेंट को मॉनिटरिंग कर रही है इंट्राक्रेनियल प्रेशर के साथ, ठीक है। इन्फेंट इज मॉनिटरिंग द इंट्राक्रेनियल प्रेशर एंड नोट एंड नोट दैट एंटीरियर फॉन्टिनल वल्ज। समझना इस क्वेश्चन को कि एक पेशेंट को देख रही है, इन्फेंट है। इन्फेंट कब से कब तक का होता है मेरे प्यारे बच्चों? कि 0 से 28 दिन का, उसको बोलते हैं नियोनेट। और 0 से 28 दिन तक के बच्चे को हम बोलते हैं नियोनेट, और 28 से लेके 1 साल तक के बच्चे को हम बोलते हैं इन्फेंट। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? कि सर बिल्कुल बोलते हैं। तो मतलब 1 साल तक का बच्चा है, 1 साल के अंदर अंदर का बच्चा है, उसको इन्फेंट वो क्या कर रही है? मॉनिटरिंग कर रही है। और मॉनिटरिंग करने के बाद उसके क्या देखने को मिल रहा है? कि उसका एंटीरियर जो फॉन्टिनल है वो बल्ज हो रहा है, मतलब कि उठा हुआ है, ठीक है। व्हेन द इन्फेंट क्राई, जब बच्चा रोता है तो उसका एंटीरियर फॉन्टिनल जो है वो बड़ा हुआ होता है, उठा हुआ होता है। एंड बेस्ड ऑन दिस असेसमेंट फाइंडिंग एंड विच एक्शन वुड बी मस्ट टेक, क्या एक्शन वो लेगी? सिंपल सी बात है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ट्रिकी है, समझना है। देखो क्वेश्चन को समझना आना चाहिए। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना तो आप देखो, ऐसा नहीं है कि आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपको मेरे से ज्यादा नॉलेज है। मैं आपसे कहता हूँ कि आपको मेरे से ज्यादा नॉलेज है। किस चीज के मामले में? इस चीज के मामले में, क्योंकि मैंने पढ़ाई छोड़े हुए बहुत दिन हो गए हैं, और आपकी पढ़ाई जो है वो रेगुलर है, ठीक है बच्चों। तो मुझे हर चीज का नहीं पता होता है, लेकिन आपको हर चीज का पता होता है। तो आपको पता है कमी कहाँ होती है? आपके क्वेश्चन को पढ़ने में और समझने में आप गलती करते हो। हम हिंदी मीडियम से होते हैं बेसिकली, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है इंग्लिश पढ़ने में। मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक हिंदी मीडियम से हूँ और बैक बेंचर रहा हूँ। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको हर चीज को समझाता हूँ, हर चीज को बताता हूँ, हिंदी में बताता हूँ।
तो आपको बस यही चीज समझनी है बच्चों कि मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है, औरों के पढ़ाने का तरीका अलग है। तो आपको बस यही समझना है। पेशेंट हमारा जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन को एकदम रीड करें, केयरफुली रीड करें, आपको आंसर चुटकियों में दे दोगे। आपका आंसर चुटकियों में निकल जाएगा, गारंटी है मेरी। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन नर्स केयरिंग फॉर द हॉस्पिटलाइज इन्फेंट एंड मॉनिटरिंग इंट्राक्रेनियल प्रेशर। एक नर्स है जो कि एक इन्फेंट को केयर कर रही है, उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ है पेशेंट का, ठीक है। एंड नोट कर रही है एंटीरियर फॉन्टेनल उसका बल्ज है, ठीक है। इन्फेंट जब क्राई करता है तो उसका एंटीरियर फॉन्टेनल बल्ज हो जाता है। एंड बेस्ड ऑन द असेसमेंट फाइंडिंग विच नर्स टेक, क्या करेगी वो, डॉक्यूमेंट करेगी फाइंडिंग को, लोअर द हेड करेगी एंड प्लेस द इन्फेंट एनपीओ रखेगी या फिर नोटिफाई करेगी फिजिशियन को इमीडिएटली, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सबसे पहली चीज तो हमें इंट्राक्रैनियल प्रेशर के बारे में समझना पड़ेगा, मतलब कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर क्या होता है। इंट्राक्रैनियल जो प्रेशर होता है बच्चों को क्या होता है। आईसीपी क्या होता है, देखो आईसीपी जो होता है ये 10 to 15 mm ऑफ एचजी होता है। काफी जगह इसको 10 से 20 mm एचजीबी माना जाता है, ठीक है। आपको हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये रखना है क्योंकि इनफ्लेक्स में ये दे रखा है, और सेकंड प्रायोरिटी पे आपको ये रखना है, ठीक है। आगे बात समझ में। अब इंट्रा क्रेनियल प्रेशर मतलब कि क्रेनियम का प्रेशर बढ़ जाता है। क्रेनियल जो कैविटी होती है, हमारा अंदर का जो ब्रेन वाला पार्ट होता है, उसका प्रेशर बढ़ जाता है। उसका प्रेशर जो नॉर्मली होता है वो 10 से 15 mmHg होता है। अगर ये बढ़ता है तो उस कंडीशन को कहते हैं इंट्रा क्रेनियल प्रेशर रेस्ट, ठीक है। आगे भाषण में ये प्रेशर कौन लगाता है, तो सीएसएफ लगाता है। किसके द्वारा प्रेशर लगता है, सीएसएफ के द्वारा लगता है। सीएसएफ एक फ्लूइड होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। आगे बात समझ में, उसके द्वारा प्रेशर जो लगता है उसको बोलते हैं आईसीपी, और आईसीपी नॉर्मल होता है 10 से 15 mm। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं। अब हमारे पूछा गया है कि फॉन्टेनल वल्स की, फॉन्टेनल्स की बात करूं तो फॉन्टेनल्स आपके पास दो होते हैं। एक होता है एंटीरियर, एक होता है पोस्टीरियर। एंटीरियर को हम बोलते हैं ब्रैगमा। आपको पढ़ाया होगा जब पीडिया वाले सर ने आपको पढ़ाया होगा, एंटीरियर फ्रंटियल को हम बोलते हैं ब्रैगमा, और पोस्टीरियर को बोलते हैं लैम्डा, ठीक है। पोस्टीरियर फ्रंटियल को बोलते हैं लैम्डा। अब जो ब्रैगमा होता है बच्चों, वो कैसा होता है, डायमंड इन शेप होता है। कैसा होता है, कि सर डायमंड शेप का होता है। और ये कैसा होता है, ट्राइएंगल शेप का होता है। कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों, त्रिभुज जैसा होता है, ट्राइंगल शेप का होता है, और ये डायमंड शेप का होता है। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बार बार। आपके पीडियाट्रिक से भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसीलिए मैं आपको ये डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। अब आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि सर ब्रैगमा जो होता है वो कितने महीने पे क्लोज होता है, तो आपको बताना है कि सर 12 से 18 मंथ्स के अंदर क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। और ये लैम्डा जो होता है विद इन 3 मंथ्स के अंदर क्लोज हो जाता है। मैंने जैसा आपको बताया है वो एंग्लिक्स के अकॉर्डिंग बताया है, किसी भी तरह का कोई भी इसके अंदर गलती नहीं है। आगे बात समझ में, कोई बच्चा बताता है कि सर 1.5 महीने में क्लोज हो जाता है, कोई 1.5 साल में बताता है। लेकिन देखो वो कॉन्सेप्ट भी सही है, लेकिन वो हमारे एग्जाम की दृष्टि से सही नहीं है। किसी चीज को गलत ना पढ़े प्लीज, इस चीज से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होता है। तो गलत बिल्कुल ना पढ़े, इजी चीजों को पढ़े, अच्छा पढ़े, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि सर एंटीरियर फ्रंटियल जो है डायमंड शेप का होता है, उसको ब्रैगमा के नाम से जाना जाता है, और 12 से 18 महीने में क्लोज हो जाता है। लैम्डा जो होता है पोस्टीरियर फ्रंटियल होता है, ट्रायंगल शेप का होता है, विद इन द 3 मंथ्स में क्लोज हो जाता है, ठीक है। अब जब बच्चा कभी भी रोता है ना, आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब बच्चा रोता है तो उसका फ्रंटियल जो होता है वो बढ़ जाता है, मतलब कि जब प्रेशर बढ़ता है तो वो बढ़ता है। दैट्स द नॉर्मल फाइंडिंग, दैट्स नॉर्मल फाइंडिंग। तो हमको नर्स को क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, उसको क्या करना है, डॉक्यूमेंट करके छोड़ देना है। किसी को परेशान करने की जरूरत नहीं है, नोटिफाई करने की जरूरत नहीं है, क्लोज द एनपीओ, एनपीओ रखने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी आप जब क्राई करता है तो आप क्या कर सकते हो, उसको चुप करा सकते हो, ताकि फॉन्टेनल जो है, जो आईसीपी बढ़ा हुआ है वो कम हो जाए। लोअर द हेड ऑफ द बेड, कभी भी बच्चों जब भी आईसीपी बढ़ता है तो हमें लोअर नहीं करना होता है, हमें क्या करना होता है, हाई करना होता है, ऊपर करना होता है, या फिर हम कह सकते हैं हाई फाउलर पोजीशन पेशेंट को देनी होती है, या फाउलर पोजीशन पेशेंट को देनी होती है, ताकि जो क्रेनियल प्रेशर है वो रिलीज हो जाए, नीचे आ जाए, ठीक है बच्चों। आगे बात समझ में, किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पे इंटरवेंशन आपको नहीं लेना है, सिंपल सी जस्ट फाइंडिंग कर देनी है, दैट्स इट।
आगे बात समझ में? चलिए, ए नर्स इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑन ए फीमेल। ए नर्स एक परफॉर्म कर रही है, असेसमेंट कर रही है एक फीमेल के साथ, है ना? समझना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड हु इज सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग द मिटल स्मर्स। मिटल स्मर्स, सबसे पहली चीज तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। मेन क्वेश्चन के अंदर थीम यही है कि इस क्वेश्चन का आपको मतलब आना चाहिए। इस चीज का मतलब आपको पता होना चाहिए, मिटल स्मर्स का मतलब क्या है। ठीक है, आपने देखा कि क्लाइंट सस्पेक्टेड हैविंग द मिटल स्मर्स एंड विच डज नर्स एक्सेप्ट नोट द असेसमेंट ऑफ द क्लाइंट। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि नर्स है जो परफॉर्म कर रही है असेसमेंट फीमेल का, ठीक है, उसको सस्पेक्टेड है कि मिडल स्मर्श साइन है इसको, एंड कौन सा वो फाइंड एक्सपेक्ट करेगी कि आपके फॉलोइंग जो आंसर दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें कौन सा सही है। फटाफट से आंसर करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर नहीं आता है तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सिंपल सी बात है, देखो एक एक क्वेश्चन को इजी इजी पढ़ते हैं। एक्सपीरियंस पेन ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। एक्सपीरियंस मतलब कि अगर आप इंटरकोर्स करते समय, सेक्स करते समय अगर पेन होता है किसी फीमेल को, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं डिस्पेरी यूनिया। उसको कहते हैं डिस्पेरी यूनिया। ठीक है बच्चों। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन को समझना आपको आना चाहिए, बस आपको टर्मिनोलॉजीज बहुत वीक है। देखो, यूपीएससी करा रही है, मुझे पता है। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं जैसे क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ वैसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। घबराना नहीं है। ईसाईसी का पैटर्न उतना टफ नहीं आता है, उनको कोई रॉकेट नहीं बनवाने हैं वहां से अपन। अपन से सेलेक्ट करके उनको रॉकेट नहीं बनवाने हैं, अपन से क्या करवाना, नर्सिंग का काम ही करवाना है। ठीक है, आगे बात समझ में, तो इतना घबराना नहीं है ईसाईसी को लेकर। एक्सपीरियंस द पेन ड्यूरिंग द इंटरकोर्स क्या कहलाता है, डिस्पेरियूनिया कहलाता है। हैज अ पेन और द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है तो उसके दर्द होता है, उसको कहते हैं डिसमेनोरिया। क्या बोलते हैं उसको, डिसमेनोरिया। पेन ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड डिसमेनोरिया। एक्सपीरियंस द प्रोफ्यूज ब्लीडिंग। देखो प्रोफ्यूज ब्लीडिंग किस कंडीशन में हो सकती है, ये दोनों, ये तीनों गलत है। प्रोफ्यूज ब्लीडिंग किसी भी कंडीशन में होती है, कोई इंजरी हो गई है, कोई ट्रॉमा हो गया है, उस कंडीशन से प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो सकती है, तो इसका कुछ लॉजिक नहीं बनता है। अब कह रहा है, लास्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि हैज शार्प पेल्विक पेन ड्यूरिंग द ओवुलेशन। बच्चों ये ही करेक्ट आंसर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि ओवुलेशन के दौरान पेन होना क्या कहलाता है, मिटल स्मच साइन कहलाता है। मिटल स्मच साइन कहलाता है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो मिटल का मतलब होता है मिड पेन। क्या होता है, मिड पेन। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि ओवुलेशन के दौरान पेन होना क्या कहलाता है, तो मिटल स्मच साइन कहलाता है। और आपसे अगर क्वेश्चन करता है कि पेन बिटवीन मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसको भी क्या कहते हैं, मिटल स्मर साइन कहते हैं। उसको भी हम क्या कहते हैं, मिटल स्मर साइन कहते हैं। बच्चों क्या कहते हैं, मिटल स्मर साइन कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब जो इसमें पेन होता है, मिड पेन जिसे हम बोलते हैं, अब जो पेन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो ड्यू टू आपके जो फॉलिकल क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। फॉलिकल आपके ग्रो कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता है बच्चों, पेन आपको देखने को मिल जाता है। आपको पेन क्यों देखने को मिल रहा है, पेन इसीलिए देखने को मिल रहा है कि आपको क्या देखने को मिल रहा है कि आपके जो फॉलिकल्स होते हैं, फीमेल में जो फॉलिकल्स ग्रो करते हैं, जो आगे कार्पस ल्यूटियम बनता है, मेच्योर फॉलिकल बनता है, वो जो फॉलिकल ग्रो होता है तो उसकी वजह से पेन होता है। और फॉलिकल रप्चर होता है तब उसकी वजह से पेन होता है। फॉलिकल रप्चर होता है तब पेन होता है। तो दो कंडीशंस होती हैं, फॉलिकल ग्रो होगा तब पेन होगा, और फॉलिकल रप्चर होगा तब पेन होगा। तो मिड पेन भी इसको बोलते हैं। इसको पेन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर ओवुलेशन के टाइम पे पेन होना क्या कहलाता है, मिटल स्मर साइन कहलाता है। और अगर आपको पेन ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, सेक्स करते समय अगर पेन होता है तो डिस्पैरियूनिया बोलते हैं। ऐसा कंडीशन आपको कहाँ देखने को, डिस्पैरियूनिया कंडीशन मोस्टली कहाँ देखने को मिलती है, आफ्टर मीनोपॉज।
मीनोपॉज के बाद आपको ये कंडीशंस देखने को मिलती है, जब मीनोपॉजल वुमेन्स होती हैं, वो जब अगर इंटरकोर्स करती हैं, सेक्स करती हैं, तो उनकी कंडीशन के अंदर डिस्पेरिनिया देखने को कॉमन देखने को मिल जाता है, क्योंकि उनकी जो वजाइना होती है वो लुब्रिकेट नहीं होती है, वो कैसी होती है, रफ हो जाती है, इसकी वजह से उनको पेन देखने को मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A nurse is assessing the vital sign of a 3-year-old child। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। एक नर्स है जो क्या कर रही है, वाइटल साइंस को असिस्ट कर रही है। 3 साल का बच्चा है, 3 साल का एक बच्चा है जिसके वाइटल साइंस को असिस्ट कर रही है, ठीक है। एंड चाइल्ड हॉस्पिटलाइज विद डायग्नोसिस क्रॉप एंड नोट एंड दैट इज अ रेस्पिरेटरी रेट 28 बीट पर मिनट। 3 साल का बच्चा है और 28 बीट पर आ रही है। एंड बेस्ड ऑन द फाइंडिंग विच नर्सिंग एक्शन इज अप्रोप्रिएट। कौन सा इंटरवेंशन हमें करना चाहिए? देखो क्रॉप का आपको मतलब आना चाहिए। क्रॉप एक रेस्पिरेटरी डिजीज का नाम है। रेस्पिरेटरी क्रॉप का मतलब होता है, क्रॉप का मतलब क्या है बताएंगे फटाफट से? अगर किसी को आता है तो कमेंट करिएगा, और नहीं आता है तो मैं आपको बताता हूँ। देखो क्रॉप के अंदर 3 चीजें आती हैं, लैरिंक्स, ट्रेकिया और ब्रोंकाइटिस, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स या ब्रोंकाइटिस आप बोल सकते हो। इन तीनों का इन्फ्लामेशन हो जाना, इन तीनों चीजों का एक साथ इन्फ्लामेशन हो जाना क्या कहलाता है? क्रॉप सिंड्रोम कहलाता है। इन्फ्लामेशन क्या हो जाना मेरे प्यारे बच्चों? कि इन तीनों का इन्फ्लामेशन हो जाना क्या कहलाता है? क्रॉप कहलाता है। इन तीनों का इन्फ्लामेशन ही क्रॉप कहलाता है। आगे बात समझ में बहुत इजी है, आपको समझने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। जब हम पूरी जो आपको लंग्स वाला या रेस्पिरेटरी वाला सिस्टम पढ़ाएंगे तो क्रॉप सिंड्रोम भी आपको पढ़ाने को देखने को मिलेगा, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर क्या होता है, जब इन्फ्लामेशन होता है तो जो हमारी ट्रेकिया होती है वो सकड़ी हो जाती है। सकड़ी होने के कारण उसको एफर्ट लगाने पड़ते हैं, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है पेशेंट को, तो एफर्ट लगाता है। पेशेंट क्या करता है? एफर्ट्स लगाता है। जब एफर्ट्स लगाता है तो उस कंडीशन के अंदर उसकी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है। और हम बात करें अगर 3 साल का बच्चा है तो 3 साल के बच्चे की जो रेस्पिरेटरी रेट होती है वो कितनी होती है? 20 से 30 ब्रीद पर मिनट होती है लगभग, ठीक है। नॉर्मल जो आपकी एडल्ट की बात करें तो नॉर्मल एडल्ट की होती है 12 से 20 बीट पर मिनट होती है। नॉर्मल कितनी होती है? 12 से 20 बीट पर मिनट होती है। अगर कोई बच्चे को अभी भी डाउट है कि 16 से 24 होती है तो गलत क्वेश्चन है, गलत आंसर मत करना। 12 से 20 बीट पर मिनट बताते हैं, हमेशा ध्यान रखना। इस चीज का नॉर्मल ब्रीथ होती है। 3 साल के बच्चे की जो होती है वो कैसी होती है? 20 से 30 ब्रीथ पर मिनट होती है लगभग। अगर आपको कोई बच्चा 3 साल का है, क्रॉप सिंड्रोम का है, हम कह सकते हैं लेरिंगो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस। क्रॉप सिंड्रोम का मतलब होता है लेरिंगो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस। तीनों चीजों का इंफ्लामेशन एक साथ हो जाना क्या कहलाता है? क्रॉप सिंड्रोम कहलाता है। इन्फ्लामेशन के कारण क्या हो जाती है? नैरो हो जाती है हमारी जो ल्यूमेन होती है वो नैरो हो जाती है। नैरो होने के कारण पेशेंट को डिफिकल्टी देखने को मिलती है। अगर किसी बच्चे की आपको 28 बीट पर मिनट देखने को मिल रही है, इसका मतलब समझ लेना कि वो नॉर्मल फाइंडिंग है। आपको एडमिशन नहीं, ऑक्सीजन भी नहीं देनी है, नोटिफाई किसी को परेशान करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? डॉक्यूमेंट कर देना है। क्योंकि 28 से 30 मतलब 30 तक तो नॉर्मल है, अगर 30 से ऊपर जाती है तो आपको क्या करना है? ऑक्सीजन को एडमिशन करना है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं यहीं पे, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने आपको बताया एक पेशेंट को क्या हो रही है, क्वेश्चन को समझना कि पेशेंट है, एक पेशेंट को क्या हो रही है? ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है। आप एक आईसीयू में एडमिट हो। आप क्या कर रहे हो? एक नर्सिंग ऑफिसर हो आईसीयू के अंदर। आप एक नर्सिंग ऑफिसर हो आईसीयू के अंदर, और आईसीयू के अंदर क्या कर रहे हो? एक पेशेंट को आप डील कर रहे हो, एक पेशेंट को आप देख रहे हो। पेशेंट को क्या हुई? पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हुई, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हुई। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो आप क्या करोगे? 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं देखेंगे। आपके पास ये चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शंस में से क्या करना है आपको बताएंगे। सबसे पहली चीज, क्या आप ऑक्सीजन एडमिशन करोगे, क्या नोटिफाई करोगे, या डॉक्यूमेंट्स फाइंडिंग करोगे, या फिर रेस्पिरेटरी रेट? ये तो चलो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो नॉर्मल फाइंडिंग में आ जाएगी। बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। मैं आपको इसके अंदर सवाल देता हूँ, ठीक है, ऑप्शन देता हूँ। सबसे पहला आंसर होगा एडमिनिस्टर, नॉर्मल लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करोगे, ठीक है। दूसरी बात, नोटिफाई करोगे पेशेंट फिजिशियन को, नोटिफाई एससीपी। नंबर 3, डॉक्यूमेंट करोगे, जनरल कुछ नहीं करोगे। बताओ
अगर किसी पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर आप आईसीयू के अंदर क्या हो, एक नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे हो एम्स के अंदर, तो आप क्या इनमें से करोगे इंटरवेंशन? सबसे पहली बात, आपको इसके अंदर जवाब देना है, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट रखना है। अगर नहीं आता है तो आप हमारे सपोर्टिव नंबर्स पे कॉल करके पूछेंगे, जो मैंने स्टार्टिंग में दिए हैं, और उसका जवाब जानेंगे। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, घबराना नहीं है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इसको डील करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, चलिए, आपको समझ में आ गया। मैंने आपको बताया कि बच्चे की जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होती है 20 से 30 होती है, तो उसमें घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है, किसी को परेशान करने की जरूरत नहीं है। आप उसको नोटिफाई कर सकते हो, और सॉरी, आप उसको डॉक्यूमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है कि ए हेपेटाइटिस बी स्क्रीनिंग, ए हेपेटाइटिस बी स्क्रीन परफॉर्म्ड ऑन ए प्रेग्नेंट क्लाइंट। ठीक है, एक प्रेग्नेंट वुमेन है, उसका स्क्रीनिंग हुआ हेपेटाइटिस बी का, एंड रिजल्ट क्या कर रहा है? इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस इन द मैटरनल ब्लड। भैया उसके वो पॉजिटिव आई है, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है। एक महिला है जो कि प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट वो अपना टेस्ट करवाने गई, हेपेटाइटिस बी उसको पॉजिटिव निकला। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स एंटिसिपेट? नर्स क्या एंटिसिपेट करेगी? तो प्रिस्क्राइब द प्रोटेक्ट द न्यूनेट। उसको क्या मिलना चाहिए, उसको वो क्या करेगी, ऐसा क्या ढूंढेगी अपने नोट्स के अंदर, अपने डॉक्टर ने क्या लिखा है उसको, तो उसके अंदर क्या वो एक्सपेक्ट करती है कि मुझे ये मिलना चाहिए कि बच्चे की जान को बचाने के लिए? बताएंगे फटाफट से। ठीक है, हेपेटाइटिस बी के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो, सबसे पहली चीज बताई है कि ऑप्टेन द सीरम लिवर एंजाइम्स उसके लेने हैं। ऑप्टेन क्या करना है कि लिवर के एंजाइम्स उसके लेने हैं। एंड रिपीट द हेपेटाइटिस बी स्क्रीन इन द 1 वीक, कि उसका वापस से एक बार क्या करवाना है, हेपेटाइटिस का वापस से एक बार टेस्ट करवाना है। एडमिनिस्टर द एंटीबायोटिक ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। एडमिनिस्टर हेपेटाइटिस वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी इम्यून ग्लोबुलिन टू द न्यूनेट, कि बच्चे को जब बच्चा जन्म होगा तब उसको क्या करेंगे हम? हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगा देंगे। फटाफट से बताएंगे, बहुत इजी कुछ सवाल है और इजी भी आंसर होगा। सिंपल सी बात है बच्चों, हेपेटाइटिस बी जो वैक्सीन होती है ना, हेपेटाइटिस जो बी वैक्सीन होती है, आप क्या कर सकते हो? वैसे तो आप प्रेगनेंसी के अंदर लगा सकते हो, प्रेगनेंसी के अंदर लगा सकते हो, लेकिन इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया है कि प्रेगनेंसी में आपको लगानी है। ठीक है, देखो, सबसे पहली चीज कि आप ऑप्ट इन नहीं करोगे, आपको कोई भी सैंपल की जरूरत नहीं है, और ना ही आप रिपीट करोगे टेस्ट को, क्योंकि एक बार टेस्ट हो चुका है, वो पॉजिटिव आया है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 1 वीक के बाद उसको वापस से बुलाओगे। और एंटीबायोटिक कह रहा है भैया ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, भैया एंटीबायोटिक तो हम कतई नहीं देते हैं, प्रेगनेंसी के अंदर कोई भी मेडिकेशन देना अलाउड नहीं है। आगे बात में, एंटीबायोटिक्स तो हम बिल्कुल नहीं देते हैं। तो क्वेश्चन में बचा कौन सा आंसर बच्चों? एडमिनिस्टर द हेपेटाइटिस वैक्सीन एंड हेपेटाइटिस हीमोग्लोबिन दे देंगे न्यूनेट को। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, जैसे ही बच्चा जन्म लेगा, जैसे ही बच्चे ने इस धरती पे जन्म लिया, उसको विद इन 12 आवर्स, उसको 12 घंटे के अंदर अंदर हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगा सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? देखो, वैसे तो क्या होता है कि हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन होता है, वो किल्ड वैक्सीन होता है। कैसा होता है? किल्ड वैक्सीन होता है। आपको पता लगा कि पेशेंट क्या है, कि आपकी जो महिला है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, वो कैसी है, हेपेटाइटिस बी से ग्रसित है, तो आप उसको वैक्सीन लगवा सकते हो। आप उसको वैक्सीन लगवा सकते हो, लेकिन ऑप्शन के अंदर ये नहीं दिया गया है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, या तो आप तब लगवा लो, अगर नहीं लगवानी है तो आपको बच्चे का जन्म हो जाए तब लगवा लेना। क्या करवा लेना? कि आप उसको तब लगवा लेना 12 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई समस्या? यहाँ तक कि किसी को कोई डाउट है मेरे प्यारे लाल लालियों? एक खास बात और बता देता हूँ, आपने सीएचएन के अंदर पढ़ा होगा कि किल्ड वैक्सीन होती हैं, और एक होती है लाइव वैक्सीन। एक होती है किल्ड वैक्सीन, एक होती है लाइव वैक्सीन। ठीक है, अब जो किल्ड वैक्सीन होती है ना मेरे प्यारे बच्चों, किल्ड वैक्सीन क्या होती हैं? कि इट इज अलाउड इन प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी के अंदर जो जितनी भी किल्ड वैक्सीन होती हैं वो अलाउड होती हैं। और लाइव वैक्सीन कैसी होती हैं? कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है। कि हमेशा क्या होती है प्रेगनेंसी के अंदर बच्चों,
लाइव वैक्सीन जो होती है वो कैसी होती हैं? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं। और हमारी जो कौन सी वैक्सीन होती है, किड वैक्सीन होती हैं, उनको हम लगा सकते हैं हमारी प्रेगनेंसी के अंदर। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई है? क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि लाइव के अंदर सीधा हम बैक्टीरिया, जिंदा बैक्टीरिया हम क्या करते हैं, बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं, और किल्ड के अंदर हम मरा हुआ बैक्टीरिया इंसर्ट करते हैं। अब आपको पता है कि जब भी कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है या प्रेगनेंसी में जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो कैसा होता है? वीक होता है मेरे प्यारे बच्चों, कमजोर होता है। और जब कमजोर में आप बैक्टीरिया इंसर्ट करोगे तो वो इन्फेक्शन का कारण कर सकती है, फीवर आ सकता है पेशेंट को। तो इसीलिए हम लाइव वैक्सीन को अवॉइड करते हैं, किल्ड वैक्सीन हम लगा सकते हैं। क्लियर कट बात समझ में आ गई? और भी आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैंने पूरा लेक्चर ओबीजी का ले रखा है इसके ऊपर, लाइव वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन के ऊपर। ओबीजी में मतलब कि प्रेगनेंसी के अंदर कौन कौन सी वैक्सीन हम दे सकते हैं, कौन कौन सी नहीं दे सकते हैं, आप जाके देखें। बहुत ईजी है और बहुत ही अच्छा है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ए नर्स इज परफॉर्मिंग द असेसमेंट ऑन द क्लाइंट एंड क्लाइंट सीन इन द हेल्थ केयर क्लिनिक फॉर द फर्स्ट पेरेंटल विजिट। ठीक है, पहले विजिट में वो आई है बच्चों, घबराना नहीं है, एलएमपी का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ईडीटी निकालनी है सिर्फ और सिर्फ। द नर्स आस्क्स आप when first day of the last menstrual was the client report the 9 फरवरी। हमें डेट चाहिए, बस सिंपल है, एलएमपी का क्वेश्चन है, आपको डेट चाहिए, आपको समझने की जरूरत ही नहीं है। एंड यूजिंग द निगल्स फॉर्मूला, निगल्स रूल आपको देना है। एंड एस्टिमेटेड द डेट ऑफ बर्थ, आपको डेट ऑफ बर्थ एस्टिमेटेड मतलब कि ईडीडी, डेट ऑफ बर्थ क्या है, एस्टिमेटेड डेट ऑफ बर्थ मतलब कि बच्चे का जन्म कब होगा, ईडीडी कब होगी, आपको निकालना है। ठीक है, बहुत इजी है, समझना है। दो तरीके मैं आपको बताऊंगा, दोनों तरीके बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट बैठते हैं और एग्जैक्ट ही आपको सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर हम निगल्स फॉर्मूला की बात करते हैं, अगर हम निगल्स रूल की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, पहला क्वेश्चन तो पहला हमारा जो रूल होता है या पहला हमारा फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है कि आपको जितनी भी डेट दी गई है उसमें क्या करना है, 3 मंथ बैक जाना है, या फिर हम कह सकते हैं कि -3 मंथ्स, ठीक है, +7 डेज +12 मंथ। आपको ये फॉर्मूला अपनाना है। एक तो फॉर्मूला ये होता है, नेगल्स फॉर्मूला है। दूसरा नंबर का जो चालू फॉर्मूला होता है वो आपको मैं बताता हूँ कि आपको क्या करना है, जो भी डेट आपको दी गई है उसके अंदर 9 मंथ्स ऐड करें +7 डेज ऐड कर दें, तो आप इस तक पहुंच सकते हो। ये दोनों फॉर्मूला एकदम करेक्ट हैं, करेक्ट बैठते हैं। आगे बात समझ में, देखो सबसे इजी जो फॉर्मूला है वो दूसरा नंबर का है। अब सबसे इजी फॉर्मूला है वो दूसरे नंबर का है, जबकि निगल्स फॉर्मूला कौन सा है, 1 नंबर वाला है। अब आपको दी गई है 9 फरवरी 2013, दोनों दोनों से आपको सॉल्व करके दिखाता हूं कि 9 फरवरी 2013 आपको दी गई है हमारी एलएमपी। ठीक है, अब सबसे पहले अपन देखते हैं निगेल्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1 नंबर के हिसाब से। ठीक है बच्चों, सबसे पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि हमें क्या करना है, 3 महीने माइनस करना है। तो 3 महीने अगर माइनस करते हो 9 फरवरी से 9 जनवरी, 9 जनवरी से 9 दिसंबर, 9 दिसंबर से 9 नवंबर। ठीक है, तो 9 नवंबर क्या निकला, 9 नवंबर 2012, 13 दी गई है ना, तो 9 नवंबर 2013 हो गए, 2012 हो गई, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि भैया 7 डेज ऐड करने हैं। 9 नवंबर में अगर हम 7 डेज ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 9 और 7 16 नवंबर 2012। ठीक है, अब बात आती है हमारी 12 मंथ्स की, कि अब इसके अंदर हमें 12 मंथ्स को ऐड करना है, मतलब कि 12 महीने इसके अंदर ऐड करने हैं। तो आप अगर इसके अंदर 12 मंथ ऐड करते हो तो लगभग मेरे हिसाब से 16 नवंबर 2013 आपका आंसर निकल के आता है। तो 16 नवंबर 2013 आपका आंसर निकल के आता है, कौन से फॉर्मूले से, 1 नंबर फॉर्मूले से। अगर मैं आपसे दूसरे नंबर की फॉर्मूले की बात करता हूं, दूसरा नंबर का फॉर्मूला क्या कहता है कि सर 9 मंथ ऐड करें और 7 डेज ऐड कर दें। ठीक है,
9 मंथ प्लस 7 डेज ऐड कर दें जो आपको डेट दी गई है। देखो 9 फरवरी आपको डेट दी गई है, 9 फेब आपको डेट दी गई है, और 9 फेब के अंदर 9 महीने आपको ऐड करने हैं। तो सबसे पहला महीना कौन सा होगा? 9 मार्च तक का। 9 फरवरी से 9 मार्च तक का एक महीना हो गया। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 9 महीने हो गए। नवंबर तक आपका क्या देखने को मिला है? तो 9 नवंबर 2013 आपका ये निकल के आया। अब मैंने क्या कहा कि इसके अंदर 7 डेज ऐड करने हैं। 7 डेज ऐड करते हो तो 16 नवंबर 2013 आपका आंसर निकल के आया या नहीं आया? तो दोनों के अंदर सेम चीजें बात हुई या नहीं है कि भैया इसके अंदर भी सेम आया, इसके अंदर भी सेम निकल के आया। आया नहीं आया कि 16 नवंबर 2013? अब आपको आपको ये आंसर अपने में देखना है कि अक्टूबर आ रहा है भैया, अक्टूबर नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता। नवंबर, 7 नवंबर नहीं हो सकता है। 16 नवंबर 2013 इज द करेक्ट आंसर। जिसका भी फोर्थ आंसर है वो करेक्ट है बच्चों। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, आपको ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल गलत नहीं करना है, नहीं तो आप बहुत पीछे चले जाओगे। आपको ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, नहीं तो आप बहुत पीछे चले जाओगे बच्चों, ध्यान रखना इस चीज का। समझ में आ गई बात? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नर्स प्रिपेयर टू एक्सेस टू असेस सॉरी टू नर्स प्रिपेयर द असेस एंड इम्प्लीमेंट इम्प्लांटेड द वास्कुलर असिस पोर्ट। नर्स असिस कर रही है कि वेस्कुलर आपने इम्प्लांट पोर्ट किया है, एंड विच शुड बी नर्स इम्प्लीमेंट फर्स्ट, क्या फर्स्ट करेगी वो? देखो जो वेस्कुलर असिस्ट पोर्ट होता है, वेस्कुलर जो पोर्ट होता है, हम किसी भी आईवी थेरेपी को या मेडिकेशंस को देने के लिए हम क्या करते हैं, एक वेस्कुलर असिस्ट पोर्ट लगाते हैं। मैं आपसे जस्ट इसका एक एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे आप कैनुला लगाते हो, वैसे ही टाइप का एक वेस्कुलर असिस्ट पोर्ट होता है। इसको कैनुला लगाने से पहले आप सबसे पहले क्या काम करते हो? सपोज दैट आप कैनुला लगा रहे हो किसी पेशेंट को, आप किसी पेशेंट को कैनुला लगा रहे हो, ठीक है? कैनुला लगाने से पहले आप क्या करोगे भैया? पैल्पेट करोगे, अपने वेन को पैल्पेट करोगे या नहीं करोगे? कि अपने पोर्ट को, वेसल्स को पैल्पेट करोगे या नहीं करोगे? कि भैया बिल्कुल करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम देखो सबसे पहला आंसर आपको दे रखा है कि पैल्पेट द वैस्कुलर पोर्ट। सबसे पहला काम होता है इम्प्लीमेंट फर्स्ट। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच शुड नर्स इम्प्लीमेंट फर्स्ट, कि नर्सिंग जो नर्सिंग ऑफिसर है वो क्या काम करेगा सबसे पहले? तो सबसे पहले पैल्पेट करने का काम करेगा। काफी बच्चों का आंसर जा रहा है 3, काफी बच्चों के दिमाग में आंसर आ रहा है 3। तीसरा कि क्लीन करेंगे सर हम एल्कोहल स्वैप से, लेकिन आपको सबसे पहले ये नहीं करना है। अगर आपने सबसे पहले क्लीन कर दिया, उसके बाद आप क्या करते हो, उसको पैल्पेट करते हो, तो वापस से आपको क्लीन करना पड़ेगा। सबसे पहले आप उसको पैल्पेट करो, क्लीन करो, फिर इंसर्ट करो। दैट्स इट। आगे बात समझ में? बहुत इजी सवाल है, कोई यहाँ पे टफ क्वेश्चन नहीं था, ठीक है बच्चों? ये कूल कंप्रेस आपको क्यों करना है? कूल कंप्रेस जब करते हैं, जब आपको वहां पे क्या देखने को मिलता है? हेमेटोमा देखने को मिलता है। आगे बात समझे? चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि ए नर्स इज प्रिपेयरिंग द मेजर ए नर्स इज प्रिपेयरिंग टू मेजर द फंडल हाइट। एक पेशेंट की एक प्रिपेयर कर रही है फंडल हाइट के लिए। फंडल हाइट को उसको मेजर करना है, जिसका फीटस जो है वो 28 वीक जेस्टेशन का है, मतलब काफी बड़ा हो चुका है। 7 चौके 28, 7 महीने उसको हो चुके हैं। एंड टू परफॉर्म द प्रोसीजर द नर्स शुड प्लेस द क्लाइंट। कौन सी पोजीशन में क्लाइंट को प्लेस करेंगे? सबसे पहली बात, देखो कभी भी जब फंडल हाइट नापते हैं हम, कभी भी हम जब फंडल हाइट पेशेंट की नापते हैं, 28 वीक्स का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, मतलब 7 महीने और ऑलरेडी हो चुके हैं। जब आपको फंडल हाइट नापनी है तो किस तरीके की पोजीशन में आप पेशेंट को रखोगे? इन स्टैंडिंग पोजीशन, क्या आप खड़ा रखोगे पेशेंट को? बिल्कुल नहीं रख सकते हैं, चक्कर आ जाएंगे पेशेंट को, ठीक है? इन्हें ट्रेंडल पोजीशन, भैया उल्टा क्यों लौटाएंगे? ट्रेंडल पोजीशन पता है कौन सी होती है? हेड नीचे और पैर ऊपर। और रिवर्स ट्रेंडल होती है हेड ऊपर और पैर नीचे, ठीक है? ये भी नहीं करेंगे। सुपाइन विद द हेड। अगर आपने सेमी फाउलर पोजीशन दे दी पेशेंट को तो क्या हो जाएगा? आपको इन तीनों के अंदर कौन सी वैल्यूज देखने को मिलेगी? इन अप्रोप्रिएट वैल्यूज देखने को मिलेगी, मतलब कि एक्चुअल जो आपकी फंडल हाइट है वो मेजर आप नहीं कर सकते हो। आपकी जो एक्चुअल फंडल हाइट है वो आप मेजर नहीं कर सकते हो। नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, सुपाइन हेड। सुपाइन विद हर हेड इज पिलो। आप उसके पिलो दे देंगे एक, उसके हेड को सपोर्ट करने के लिए, एंड उसकी नीज को फ्लेक्स करेंगे स्लाइटली। तो आप किसी भी तरह की फंडल हाइट को देख सकते हैं और इजीली उसको मेजर कर सकते हैं। आगे बात समझ में? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हैंड टू हैंड तो आपको आंसर करना है, ठीक है बच्चों? आगे बात समझ में? देखो
आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत ईज़ी क्वेश्चन्स आएँगे और बिल्कुल भी आपको बस क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए। क्वेश्चन आपको पढ़ना आता है तो 100% आप सही कर दोगे। क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द नर्स इन द पेरेंटल क्लिनिक द मॉनिटरिंग ए क्लाइंट एंड हू इज द प्रेग्नेंट विद द ट्विन्स। देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को समझो। एक नर्स है जो कि पेरेंटल क्लिनिक पे काम करती है, मतलब कि एक हम कह सकते हैं कि एक नर्सिंग ऑफिसर है जो कि क्या उसका ओबीजी वाले पोर्शन में काम करता है या फिर हम कहते हैं गायनिक वाले पोर्शन में काम करता है। एंड क्लाइंट विद द प्रेग्नेंट विद द ट्विन्स, मतलब कि उसके 2 बच्चे हैं। एक क्लाइंट है, एक प्रेग्नेंट वुमन है जो आपके पास 2 बच्चे लेके आई है। एंड नर्स मॉनिटर द क्लाइंट क्लोजली क्लोजली विच प्रायोरिटी कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद द ट्विन्स। क्वेश्चन ये पूछा गया है, आपके पास एक औरत आती है, आपके पास एक वुमेन आती है, एक लेडी आती है और उसके बाद 2 बच्चे पैदा मतलब 2 बच्चे उसके पेट के अंदर हैं। ठीक है? उसके यूट्रस के अंदर 2 बच्चे पल रहे हैं। अब 2 बच्चे पलने के बाद उसको कौन-सी कॉम्प्लिकेशन होगी, उसको प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि विच प्रायोरिटी कॉम्प्लिकेशन, कौन सी ऐसी कॉम्प्लिकेशन उसको हो सकती है, बताएंगे फटाफट से। बहुत इजी सवाल है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको आना चाहिए। क्या हेमोरॉइड्स होंगे उसको कॉम्प्लिकेशंस के रूप में, क्या उसको पोस्टपार्टम लेबर होगा, या फिर उसको मैटरनल एनीमिया होगा, या फिर उसको जेस्टेशनल डायबिटीज होगा। कौन सी कॉम्प्लिकेशन होगी बताएंगे फटाफट से। बहुत इजी सवाल है बच्चों, गलत नहीं करना है, ठीक है। देखो कॉम्प्लिकेशंस के रूप में बात करें तो देखो कॉम्प्लिकेशन हेमोरॉइड्स हो सकते हैं, ठीक है, हेमोरॉइड्स उसको होंगे। लेकिन पोस्टपार्टम लेबर नहीं होगा, इसमें क्या होगा, प्री पार्टम लेबर होगा। प्री पार्टम लेबर आप सभी को पता है, जब 2 बच्चे होंगे तो प्रेशर ज्यादा पड़ेगा और जल्दी डिलीवरी होने के चांसेस होंगे, ठीक है। मैटरनल एनीमिया उसको हो सकता है। मैटरनल एनीमिया कैसे होगा कि भैया जनरली जो भगवान देता है, जनरली जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो 11 ग्राम पर डीएल से लेके 14 ग्राम पर डीएल होता है, ठीक है, ये नॉर्मल होता है। अगर ये प्रेगनेंसी में है तो नॉर्मल है, अगर इससे कम है तो उसको एनीमिया बोलते हैं, ठीक है। कहा तो एक बच्चे के लिए सफिशिएंट नहीं है, अब 2 बच्चे हो गए तो दोनों बच्चों के लिए अलग अलग चाहिएगा, सेपरेट सेपरेट चाहिएगा, तो इसमें एनीमिया होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। जेस्टेशनल डायबिटीज हर पेशेंट को नहीं होता है, इसीलिए इसको हम कॉम्प्लिकेशन नहीं मानेंगे। अब हेमोरॉइड्स की बात है तो हेमोरॉइड्स की भी कॉम्प्लिकेशन होता है। हेमोरॉइड्स भी प्रेशर की वजह से होता है और प्रेशर की वजह से हेमोरॉइड्स को होने के चांसेस होते हैं। लेकिन हमें इसको प्रायोरिटी क्वेश्चन पूछा गया है तो प्रायोरिटी पे हम इसको बिल्कुल नहीं रखेंगे बच्चों। प्रायोरिटी क्वेश्चन के अंदर दी गई है तो प्रायोरिटी इसको बिल्कुल नहीं रखेंगे। प्रायोरिटी हम क्या रखेंगे, मैटरनल एनीमिया रखेंगे। और मैटरनल एनीमिया क्या होता है कि मैटरनल एनीमिया कब मानते हैं कि भैया लेस देन 11 ग्राम पर डीएल से कम होगा तो उसको एनीमिया की कंडीशन में काउंट करेंगे। एनीमिया जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, एक होता है माइल्ड, एक होता है मॉडरेट, एक होता है सीवियर। 3 चीजें होती हैं। अगर किसी का अगर किसी का हीमोग्लोबिन 11 से 9 ग्राम पर डीएल है तो उसको कंडीशन को बोलेंगे माइल्ड एनीमिया। अगर किसी का 9 से 7 या फिर हम कह सकते हैं 7 के अंदर आता है ग्राम पर डीएल है तो उसको कहते हैं मॉडरेट एनीमिया। और अगर किसी का 7 से लेस देन 7 पर डीएल आता है तो उसको बोलते हैं सीवियर एनीमा। ये हमारी डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला है, इसको आप लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको भूलो ना और इसको याद करते रहें, ठीक है। अब एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या देते हैं, कितना फॉलिक एसिड देते हैं और कितना आयरन देते हैं, पता है। मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर चाहिए। मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर चाहिए कि हम सर कितना आयरन देते हैं, कितना फॉलिक एसिड देते हैं। तो बिल्कुल आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट लिखना है। 2 क्वेश्चंस हो गए हैं बच्चों, 2 क्वेश्चंस का मुझे आंसर चाहिए आज के आज, ठीक है बच्चों। चलिए, आपको बात समझ में आ गई तो कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है ट्विन प्रेगनेंसी के साथ, कि मैटरनल एनीमिया होने के चांसेस हो सकते हैं, प्री पार्टम लेबर हो सकता है, हेमोरॉइड्स की कंडीशन हो सकती है, लेकिन हमें प्रायोरिटी पे किसको रखना है, मैटरनल एनीमिया को रखना है। आगे बात समझ में। और एनीमिया के टाइप्स आपको पता होना चाहिए, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर होने चाहिए, इतना होना चाहिए। एक क्लिनिक नर्स असेसिंग पेरेंटल क्लाइंट एंड हार्ट डिजीज का है, पेरेंटल क्लाइंट है जो कि हार्ट डिजीज का पेशेंट है। नर्स इज केयरफुली असेस द क्लाइंट वाइटल्स असेस कर रही है एंड वेट असेस कर रही है एंड फ्लूइड न्यूट्रिशन स्टेटस डिटेक्ट द कॉम्प्लिकेशन कॉज्ड बाय। देखो क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन को समझना आना चाहिए बस। देखो
नर्स क्या कर रही है, असिस्ट कर रही है पेरेंटल क्लिनिक पे विद द हार्ट डिजीज। एक पेशेंट है जिसको हार्ट की बीमारी है, उसके वाइटल साइंस को असेस कर रही है, फ्लूइड को असेस कर रही है, न्यूट्रिशन स्टेटस को असेस कर रही है, तो कौन सी कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकती है, ये मतलब कौन सी कॉम्प्लिकेशंस के साथ अराइज होता है हार्ट डिजीज, कौन सी कॉम्प्लिकेशंस के साथ होता है, क्या आरएच इनकम्पेटिबिलिटी के साथ होता है, बिल्कुल नहीं होता है। फीटल कार्डियो, नहीं बिल्कुल नहीं होता है। अब एक चीज बताता हूँ मैं आपको, देखिए कभी भी जब प्रेगनेंसी होती है ना फीमेल को, तो उसके अंदर क्या होता है, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होता है। और क्यों होता है कार्डिक आउटपुट, क्योंकि फ्लूइड वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाता है, उसकी वजह से कार्डिक आउटपुट भी बढ़ता है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों कंडीशंस क्या होती हैं, अराइज होती हैं प्रेगनेंसी के अंदर। कौन कौन सी, एक तो कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होता है, फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ठीक है। अब जब ये चीजें होंगी तो बहुत सारी उसको डिफिकल्टीज देखने को मिलती हैं, किसके अंदर, सांस लेने के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। देखो ऐसा कभी नहीं होता है कि आरएच इनकम्पेटिबिलिटी हो गई है, आरएच इनकम्पेटिबिलिटी के अंदर नहीं होता है, ठीक है। फीटल कार्डियोमेगली, फीटल के अंदर कोई भी कार्डियक की अगर प्रॉब्लम होती है तो होता नहीं, फीटस के कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। एंड द इंक्रीज द सर्कुलेटिंग वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम एंड हाइपरट्रॉफी इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्टिविटी ऑफ द हार्ट। क्या आंसर जाएगा? मैंने अभी आपको बताया कि फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज होता है और क्या होता है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इसका, सॉरी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है साइज में बड़ा हो जाना, इंक्रीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिविटी, मतलब कॉन्ट्रैक्टिविटी ऑफ द हार्ट बढ़ जाना। ऐसा नहीं होता है, जबकि क्या होता है, सिंपल ऐसा नहीं होता है कि उसकी हार्ट का उसका हार्ट जो है बड़ा हो गया, नहीं होता। हार्ट कभी बड़ा नहीं होता है। तो उसके अंदर क्या होगा कि इंक्रीज द सर्कुलेटिंग वॉल्यूम, जो सर्कुलेटिंग वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? किसी तरह का कोई डाउट यहाँ तक की क्लास के अंदर? आज की क्लास सिर्फ यहीं पे हम खत्म करेंगे, काफी टाइम हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि हमें और आपको दोनों को मोटिवेट होने का मौका मिले और आपको अच्छे क्वेश्चंस हम लेके आए। तो और आज जो मैंने दो क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, दोनों क्वेश्चंस का आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, और सपोर्टिव नंबर्स पे आप कॉल करें, मैसेज करें, किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, थैंक यू सो मच।